नमस्कार, जय हिंद। समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीएस दृष्टि 2023 की अपनी सीरीज पढ़ रहे हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि ये पुस्तक जितने भी परीक्षा हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम लोग विलंब हुए हैं कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन कोई नहीं, हम लोग अपने बेहतर तरीके से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये पुस्तक है आपके लिए मार्केट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। कहीं भी आपको खरीदना है इसको, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, हर एक तरीके में आप इसको खरीद सकते हैं। बेहतर तरीके से आपकी परीक्षाओं के लिए यह किताब उपयोगी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपनी क्लास को। कल की क्लास में देखिए हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट में बात किया था, यहाँ पर आपने देखा था कि हम लोगों ने लास्ट में अनूप और कच्छ के बीच में डिफरेंस देखा था। इसके बाद में दलदल और फेम के बीच में डिफरेंस देखा था। अब इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए दिए गए हैं जो कि परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर आप देखिए तो राष्ट्रीय एक पॉइंट आपको दिया गया है और वो है कि राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना यानी कि एनपीसीए जो है, इसको स्टार्ट किया गया था साल 2013 में। एक पॉइंट आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको, अगर प्रकृति का गुर्दा या बायोलॉजिकल सुपरमार्केट पूछा जाए तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये होता है आपका आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड एरिया। और राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना जो है, ये एनपीसीए पूर्व में किन दो योजनाओं को समन्वित करके बनाया गया है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो यहां पर इन दोनों योजनाओं को आप ध्यान रखिए। एक है आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना एनएलसीपी, और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है, यहां पर जो अगला योजना मिलाई गई है वो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम एनडब्ल्यूसीपी, और इसको साल 1985-86 में स्टार्ट किया गया था। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। रामसर अभिसमय कॉप 14 के विषय की अगर बात किया जाए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगर ये पूछा जाए कि रामसर अभिसमय कॉप 14 का विषय क्या है, ध्यान रखिए लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्यवाही क्या होती है, और इसके बाद में वुहान घोषणा का संबंध किससे है, तो रामसर अभिसमय कॉप 14 से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखिए, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल भारत के दो स्थल कौन कौन से हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए परीक्षाओं के लिहाज से, इसको आप ध्यान में रखिए। यहां पर पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको जानते हैं कि कहां पर इसकी लोकेशन है, राजस्थान में, 1990 में स्थापित किया गया। दूसरा है लोकटक झील मणिपुर का, 1993 में इसको किया गया। और एक पॉइंट देखिए कि वेटलैंड इंटरनेशनल यानी कि WI एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी की स्थापना की गई थी। कब? 1996 में, और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है आपका नीदरलैंड में। चलिए अब इसके बाद अगले पॉइंट में बात कर लेते हैं। भारत में आर्द्र भूमि के प्रकारों का वितरण क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटलैंड एरिया फॉर इंडिया। तो इसमें आप देखेंगे तो अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि की जो प्रकृति है, इसका जो परसेंटेज है ये करीब 43% है। इसके बाद में देखिए तो अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि जो मानव निर्मित है उनका परसेंटेज एरिया है 30%, और इसके बाद में तटीय आर्द्र भूमि प्राकृतिक रूप से जो है वो है 24, और 3 संख्या जो है 3% जो है वो तटीय आर्द्र भूमि मानव निर्मित होता है। तो इस तरीके से ये आपको डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहां पर आपको सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में आर्द्र भूमि की जो परसेंटेज वैल्यू है, पहला वाला ध्यान रखिए, आखिरी वाला ध्यान में रखिए, अंतः स्थलीय आर्द्र भूमि प्राकृतिक रूप से ये तकरीबन 43% है। और अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो भारत के जो भौतिक विभाजन आपने पढ़ा था उसमें भी करीब 43% के आसपास ही आप देखते हैं कि जो भारत में मैदानी क्षेत्र है उसका भी विस्तार आपको मिलता है। इसके बाद न्यूनतम वाला 3% है तटीय आर्द्र भूमि मानव निर्मित, इसको आप ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद यहां पर देखिए तो एक पॉइंट आपको दिया गया है जलवायु परिवर्तन पर विभिन्न सम्मेलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। यहां पर आप देखिए तो आपको दिया गया है जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये इसको कॉप 3 के नाम से जानते हैं। क्योटो जापान में 1997 में हुआ था, और इसमें देखेंगे तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को
कम करने से संबंधित कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ था और ये प्रभावी हुआ है 16 अप्रैल 2005 से। कब हुआ था ये? तो ये 1997 में समझौता हुआ था स्थापित। और इसकी जो इसमें लाभकारी जो बाध्यकारी समझौता हुआ है वो प्रभावी किस तारीख से हुआ है? तो ये 16 अप्रैल 2005 में। स्वच्छ विकास तंत्र क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात करेंगे, CDM, और कार्बन व्यापार कार्बन ट्रेडिंग का प्रावधान इसमें किया गया था, यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को अलग अलग देशों के द्वारा रोकने की बात की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद देखिए अगले पॉइंट में, तो नेक्स्ट है आपका कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में अगर आप देखेंगे तो कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन जो है इसको COP15 के नाम से जानते हैं और ये कोपेनहेगन डेनमार्क में है, आप जानते हैं 2009 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और जो ब्रिक्स के देश हैं, बेसिस के देश हैं, इसमें आप देखेंगे ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है और चीन, इन सभी के बीच में एक गैर आबद्धकारी समझौता, इसको कोपेन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, विकसित देशों के द्वारा 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन विकासशील देशों को उपलब्ध कराने की बात की गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी आपको यहां पर चार्ट में दिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। मोहम्मद मन्नन आलम जी हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून और समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अगला है आपका कानकून सम्मेलन, और जितने ये सम्मेलन आपको दिए गए हैं हर एक एग्जाम में, इनफैक्ट आपको ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं यहां पर भी आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलते हैं यहीं से मिलेंगे, उसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम लोग कानकून सम्मेलन की बात करेंगे तो मैक्सिको में 2010 में आयोजित किया गया और हरित जलवायु कोष यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने का निर्णय लिया गया था। इस कोष की जो देखभाल करना है, हरित जलवायु निधि बोर्ड की स्थापना की गई। इसको करने के लिए जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क CTCN पर तकनीकी समझौता भी किया गया था। नेक्स्ट आपका है डरबन सम्मेलन। डरबन सम्मेलन को COP17 के नाम से जानते हैं और इसमें अगर आप बात करें कि ये कहां पर हुआ है तो डरबन दक्षिण अफ्रीका साल 2011 में हुआ। और इसकी मुख्य बातें जो हैं वो आपके सामने ये हैं कि इसमें क्या क्या समझौता हुआ कि हरित जलवायु कोष यानी कि GCF की स्थापना, कृषि को जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत लाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखिए भारत के ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें CBDR के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। तो ये आपको कानकून सम्मेलन में किया गया था, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अर्जुन निकिती जी हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपके लिए जो दिया गया है, अगला पॉइंट आपको जो दिया गया है ये है आपका दोहा सम्मेलन। दोहा सम्मेलन को हम लोग COP18 के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, COP18 और COP17 क्या होता है ये भी काफी जरूरी है। अब इसके बाद जो COP18 है ये दोहा कतर में हुआ था साल 2012 में। अब इसके बाद में आप देखिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया था आपके दोहा वाले सम्मेलन में। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपके लिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको है लीमा सम्मेलन। लीमा आप जानते हैं पेरू में है, तो ये हुआ था कब? साल 2014 में हुआ था, COP20 के नाम से जानते हैं। और लक्ष्य क्या रखा गया कि 2070 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैलेंज भी है कि पूरी तरीके से समाप्त करना है 2070 तक। और इसके बाद में COP21 हुआ है पेरिस सम्मेलन फ्रांस 2015 में। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बताई गई। अब इसके बाद देखिए तो यहां पर एक पॉइंट आपको और मिलता है, यह है ग्लासगो सम्मेलन, इसको COP26 के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कुछ मिलेंगे, वो है 2020 में सम्मेलन नहीं हुआ था और इसके बाद 2021 में सम्मेलन किया गया था ग्लासगो यूके में इसका आयोजन। और यहां पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपके लिए जरूरी है चूंकि ये लेटेस्ट का मैटर है। अब इसमें आप देखिए क्या क्या इसमें समझौते किए गए हैं, महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें जब आप देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, भारतीय प्रधानमंत्री ने COP26 में भारत की 5 प्रतिबद्धताएं यानी कि पंचामृत प्रस्तुति किया और 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाने का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। अब इसके बाद देखिए
तो यहां पर साल 2030 तक भारत की क्षमता 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करने का टारगेट रखा गया और इसके बाद साल 2030 तक इसके शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती का प्रस्ताव रखा गया। अब इसके बाद में 2070 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब यहां पर आप सवाल अगर देखेंगे तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सवाल एक आपको यह मिल जाता है कि कौन सा लक्ष्य कब तक रखा गया है, यह आपको ईयर पूछा जा सकता है और कब तक कितनी मात्रा, जैसे अगर यहां पर देखेंगे तो 1 बिलियन टन की कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, शुद्ध कार्बन के उत्सर्जन को प्राप्त करना है। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ट्रेवल चार्सी जी हैं, आपको भी प्रणाम और गुड आफ्टरनून। अब इसके बाद देखिए यहां पर आपने देख लिया जो कॉप 21 है इसकी बात हम लोगों ने कर लिया है, सॉरी कॉप 26। अब इसके बाद में देखेंगे तो शर्म अल शेख सम्मेलन, ये कॉप 27 के नाम से है, 2022 में हुआ है। ये वाला आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है। कॉप 27 का आयोजन कहां किया गया था, इजिप्ट यानी कि मिस्र में किया गया था। स्थान का नाम पूछा जाएगा, शर्म अल शेख नाम है। पहली बार जलवायु संबंधी क्षतिपूर्ति यानी कि क्लाइमेट कंपनसेशन के एजेंडे में इसको शामिल किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। लेटेस्ट की बात है कॉप 27 की। तो ये सारी बातें आप यहां पर ध्यान में रखिए। अब एक यहां पर देखिए अर्थ आवर होता है, कई बार आपने भी इसका आयोजन किया होगा अपने अपने घरों में, और वजह इसमें क्या होती है कि 1 घंटे के लिए आपको अपने सारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनको बंद करना होता है। चलिए डिटेल्स में समझते हैं। 60 मिनट का होता है टर्न ऑफ द लाइट, कितने टाइम के लिए, 60 मिनट के लिए इसको आयोजित होता है। और इसमें देखेंगे तो आयोजन करने वाला कौन है, तो ये होता है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की वार्षिक पहल है। ये शुरुआत इसकी 31 मार्च साल 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इसकी की गई और प्रतिवर्ष मार्च के महीने के अंतिम शनिवार को रात में 1 घंटे के लिए 60 मिनट, खास करके 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में विद्युत की लाइटों को बंद किया जाता है। उद्देश्य इसका है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना, ऊर्जा संरक्षण के लिए गैर जरूरी प्रकाश के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य होता है। 2-3 तरीके से आपको मिल सकते हैं। तरीका इसमें हो सकता है कि इसका उद्देश्य क्या होता है, जो हम लोग 0 आवर की बात करते हैं। अब इसमें आपको एक सवाल और भी पूछा जा सकता है। बात हम लोगों ने किसकी किया है, अर्थ आवर की। अब अर्थ आवर में कितने टाइम के लिए बंद करना होता है, ये भी सवाल। इसका उद्देश्य क्या होता है, शुरुआत इसकी कब की गई थी, पहली बार तो ध्यान रखिएगा 2007 सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर डे मनाया गया। भारत ने 2009 में अपना पहला अर्थ आवर मनाया था और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और भारत ने कब मनाया है, 2009 से। आमिर खान अर्थ आवर इंडिया के पहले अर्थ आवर ब्रांड एम्बेसडर थे। ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर अब देखिए कुछ आपको पर्यावरण संरक्षण संगठन से संबंधित कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं और इसमें कुछ अलग अलग समितियां हैं। बात करेंगे एक एक करके। पहले नंबर पर है आपके लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यह है UNEP। अब इसमें देखिए जितने भी आप अक्सर पढ़ते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख संस्थाएं हैं और संस्थाओं के कौन कौन से इसके लिए मुख्यालय हैं, इनका मुख्य रूप से काम क्या होता है, इनकी स्थापना कब हुई है, ये सारा जो पॉइंट है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सभी बिंदुओं को दोस्त आप लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है। मोहम्मद राशिद जी हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं अच्छे तरीके से इसको, खास करके जो ये वाला पॉइंट है कौन कौन सी समितियां हैं, अक्सर आप अलग अलग किताबों के माध्यम से इसको पढ़ते हैं और आपके एग्जाम की यह रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इसमें कौन कौन सी पॉइंट हैं इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। चलिए, पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, अच्छा इसमें जो पूछे जाने के आपके तरीके होते हैं, तरीके आपको क्या बतलाए गए हैं, तरीके आपको हैं कि कौन सा संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई, इसका मुख्यालय कहां पर है और इसका उद्देश्य क्या है। ये 4 पॉइंट पर आपको ध्यान में रखना है।
और इसमें देखिए यूएनईपी जो है इसकी स्थापना 1972 नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। और इसके बाद में पर्यावरण परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है ये। और इसके बाद ग्लोबल 500 पुरस्कार ये कैसे दिया जाता है, 1987 में स्थापित और इस संस्था के द्वारा प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो राइट आंसर आपको लगाना है यूएनईपी, आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो यहां पर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब इसमें अगर आप बात करेंगे WMO की बात करें तो यहां पर आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके बाद में इसके उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो पृथ्वी के वातावरण की स्थिति और व्यवहार तथा स्थल और महासागरों के साथ इसकी संक्रिया के द्वारा उत्पन्न मौसम और इसके साथ साथ में जलवायु और परिणामी जल संसाधनों के वितरण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित करना WMO का उद्देश्य होता है। इसी तरीके से आपने देखा है WHO भी होता है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे अभी आगे चलकर। चलिए अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहां पर आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगले पॉइंट की आप बात करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाता है अगला जो संस्था है। अगले संस्था में हम लोगों को बात करनी है जो आपके 3rd नंबर पर है विश्व वन्य जीव कोष, WWF इसको बोलते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म भी आपको अलग अलग एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्थापना इसकी कब हुई है, तो 29 अप्रैल 1961 को और ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन होता है, इसका प्रतीक जो है चिन्ह वो जॉइंट पांडा है, ये भी आपको जरूरी है। कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, देख भी सकते हैं यहां पर बना हुआ है ये ज्वाइंट पांडा। और हम लोग बात कर रहे हैं WWF की, और WWF का जो स्थापना हुआ है 1961 में, ग्लैंड में इसका मुख्यालय है। विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है और इसका प्रतीक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, तो ज्वाइंट पांडा। अब इसके बाद में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है IPCC, इसकी स्थापना 1988 जिनेवा में की गई स्विट्जरलैंड। और इसमें आप देखिए मुख्यालय इसका कहां पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। और ये किसके लिए होता है, जलवायु परिवर्तन पर आकलन रिपोर्ट तैयार करने का काम कौन करता है, तो IPCC आप ध्यान में रखिएगा। पहली आकलन रिपोर्ट साल 1990 में जारी हुई थी। IPCC की जो 6वीं आकलन रिपोर्ट है इसको 2022 में जारी किया गया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि IPCC के द्वारा साल 2022 में किस क्रम की आकलन रिपोर्ट जारी की गई, तो 6वीं। और दूसरा सवाल कि IPCC के द्वारा 6वीं आकलन रिपोर्ट कब जारी की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साल 2022 में। अब इस तरीके से आप अगले पॉइंट पर अगर चलेंगे तो दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क की बात करेंगे, सावेन की बात करें तो ये स्थापित हुआ है 2011 में भूटान में, और इसका जो सचिवालय है वो है काठमांडू नेपाल में। अब इसके बाद देखिए तो 8 दक्षिण एशियाई देशों में खास करके कौन है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन सभी से मिलकर अंतर सरकारी संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है, सहयोग, समन्वय, क्षमता निर्माण और संचार के माध्यम से वन्यजीव अपराध का मुकाबला करना। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, किसके लिए होगा, दक्षिण एशियाई वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क यानी कि सावेन के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट में है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, BLI। अभी आपने क्या पढ़ा था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, तो यहां पर आपको क्या पढ़ना है, बर्ड के लिए है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब इसमें देखेंगे तो 1922 में इसका स्थापना किया गया कैम्ब्रिज UK में। अब इसका उद्देश्य क्या है, जरा इस बात को देखिए। उद्देश्य इसका क्या होगा, प्राकृतिक संरक्षण साझेदारों का बड़ा और पुराना वैश्विक संगठन है। और यहां पर जिसमें उपयोग किया गया है, ये देखिए, ये महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र यानी कि इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज
आईबीए की पहचान करके उसकी निगरानी और संरक्षण करता है। यही पॉइंट आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है इसके उद्देश्य को लेकर। अगले पॉइंट में आप देखिए तो यहाँ पर आपको मिलता है कि भारत इसकी प्रमुख सहयोगी संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी कि BNHS जो है इसमें शामिल है। इसके बाद 1974 में वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट हुआ था और इसमें लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा इसको किया गया। संपोषणी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। WWI 3 कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है, जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, इसके अलावा सतत कृषि कार्यक्रम और हरित अर्थव्यवस्था कार्यक्रम। यहां पर आपको कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर यहां पर वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय से संबंधित कोई भी रिपोर्ट जारी करता है या समय से प्रबंधन से इसका कोई भी उद्देश्य है। नेक्स्ट में आप देखिए अगले पॉइंट में तो यहां पर है आपको ग्रीन पीस, हमेशा पूछा जाता है ग्रीन पीस से संबंधित। अब ग्रीन पीस में आप देखिए तो इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले 1971 में इसकी स्थापना कनाडा के वैंकूवर में हुई थी और इसका जो मुख्यालय हुआ है वो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण, समुद्री सुरक्षा, वनों के प्रति बढ़ती दोहन प्रवृत्ति को रोकना, इसके अलावा निशस्त्रीकरण और शांति व्यवस्था की स्थापना का प्रयास करना और इसके साथ साथ में विषाक्त मुक्त भविष्य और सतत कृषि को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य होता है। और यह विभिन्न देशों की सरकारों या कॉरपोरेट के लिए काम करता है। अब इसके बाद में देखेंगे अगले पॉइंट में तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम है और इसको आप कहते हैं REDD यानी कि UNREDD। अब इसमें 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, तो ये सभी काम करते हैं और विकासशील देशों को REDD+ से मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने की क्षमता के विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हर एक संगठन की लिस्ट आपको यहां पर मिल जाती है। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो वन्य जीव व्यापार निगरानी है। स्थापना 1976, मुख्यालय इसका कैम्ब्रिज में है और इसके बाद में IUCN और WWF का संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम जो है इसका उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीव और वन्य पादपों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा साबित न हो। भारत में इसका कार्यालय 1991 में खोला गया था। ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, ट्रैफिक की, तो इसमें कब शुरुआत किया गया था भारत में, तो 1991 में ट्रैफिक का मुख्य कार्यालय यहां पर खोला गया। नेक्स्ट में आप देख लीजिए तो यहां पर है साइटेस, वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर यह एक प्रकार का अभिसमय है और इसकी स्थापना 1973 में की गई, प्रभावी हुआ 1975 में और मुख्यालय इसका कहां पर है, जिनेवा में। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोर भी लग रहा हो, लेकिन परीक्षा अगर आपको पास करनी है तो ये सारे पॉइंट दोस्त आपको आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर कड़वा लग रहा है तो दवाएं हमेशा कड़वी होती हैं, इसलिए थोड़ा सा ये बोर भी लग रहा होगा, लेकिन ये पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अब इसमें देखिए, इसे वॉशिंगटन सम्मेलन भी कहा जाता है। इसका प्रशासन UNEP के द्वारा किया जाता है और उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है यानी कि लीगल बाइंडिंग है जो इसमें शामिल हुए हैं। इसके बाद देखिए, इसका उद्देश्य है संकटग्रस्त वन्य जीवों और पौधों के अवैध व्यापार को रोकना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें इससे जुड़े हुए तो जैव विविधता यानी कि हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया था, तो ब्रिटिश पर्यावरणविद हैं, इनका नाम है नॉर्मन मायर्स। अब यहां पर फिर से देखिए, जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने दिया, ब्रिटिश पर्यावरणविद नॉर्मन मायर्स ने दिया। जैव चोरी को रोकने और देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधन को संरक्षित करने का जो कार्य होता है वो होता है आपका राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का। अब इसके बाद देखिए तो यहां पर आपको और मिलता है क्या, विश्व विरासत अभिसमय और मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय संबंधित है किससे, तो वो है आपका जैव विविधता से। और इसके बाद में
टिकाऊ विकास के लिए समर्पित शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो वो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में। आपके टेट में एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था कि टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, चूंकि ये आपका पेडागॉजी से संबंधित होता है, बाल विकास से भी है। अब इसमें आप देखिए तो टिकाऊ विकास के लिए समर्पित शिखर सम्मेलन कौन सा था? तो वो था 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इसके बाद में देखेंगे तो अगला पॉइंट में आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जिसको हम लोग विस्तार वानिकी यानी कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहते हैं। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री की बात करें तो इसका जो टारगेट है, टारगेट की बात अगर कर लें तो सड़कों, नहरों और जितने भी अन्य सार्वजनिक जगहों के आसपास वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण करना। आप अक्सर देखते हैं सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किया जाता रहता है, उसमें अलग अलग उसके लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। तो यही आपको होए। यह कार्यक्रम कनाडा और स्वीडन के तकनीकी सहयोग से संचालित हो रहा है। वित्तीय मदद जो है इसको विश्व बैंक से प्राप्त होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में देखिए तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए और हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामाजिक वानिकी के मुख्यतः 3 प्रकारों में से सर्वाधिक सफलता किसको मिली है? तो वो है आपका फॉर्म फॉरेस्ट्री यानी कि फॉर्म वानिकी को मिला। इसके बाद में विश्व की एकमात्र गैंडा पुनर्वास परियोजना, ध्यान रखिएगा, गैंडा पुनर्वास परियोजना सफलतापूर्वक कहां चल रही है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क में। और दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है? ये कल की क्लास में हमने बताया था। जरा हमको कमेंट करके बताइए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर मौजूद है। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ जो मिसलेनियस फैक्ट हैं इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखिए तो पहला आपको दिया गया है जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल की भारत द्वारा पुष्टि की गई थी 23 जनवरी 2003 को। और फिर इसके बाद में समशीतोष्ण और शीत प्रधान प्रदेशों में रहने वाले जीवों की उस निष्क्रिय और अवसन्न जो अवस्था है जिसमें वहां के अनेक प्राणी जाड़े का समय बिताते हैं उसको हम लोग शीत निष्क्रियता कहते हैं। इसके बाद देखेंगे जैव द्रव्यमान के उत्पादन के दृष्टिकोण से पहले स्थान पर कौन है? तो वो होता है आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। और इसके बाद में गहरे सागर में वार्षिक स्तर पर जैव द्रव्यमान जो उत्पादन होता है वो नगण्य होता है। फिर यहां पर देखेंगे सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्त्री और भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका वंदना शिवा की पुस्तक का नाम है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। इसका नाम क्या है? टुमारो बायोडाइवर्सिटी इनकी किताब का नाम है। इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर आपको है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप नोट कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? तो 22 मई को। और ओडिशा राज्य का जो क्योंझर जिला है यहाँ पर गुप्त गंगा पहाड़ी है और ये उद्गम स्थल है किसका? वैतरणी नदी का। और इसके बाद जब गर्म मौसम के आहार सर्दियों में नहीं मिलते हैं तब शीत निष्क्रियता का सहारा लेने वाले जो जंतु होते हैं उनमें गिलहरी, भालू यहाँ पर मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। अब इसके बाद में देखिए तो एक पॉइंट ध्यान में रखना है और वो है आपका सी बकथॉर्न। और इससे क्या जुड़ी हुई बातें हैं, क्या है ये? तो यह एक पर्णपाती झाड़ी होती है जो नारंगी पीले रंग की खाने योग्य बेरों का उत्पादन करती है। अब इसके बाद में इसकी फल और पत्तियां विटामिन, कैरोटीनॉइड और इसके बाद ओमेगा फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। चंगेज खां, ये एक इतिहास का भी प्रश्न यहाँ पर ऐड किया गया है और इस पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि चंगेज खान के द्वारा अपनी सेना की ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इतिहास के सवाल भी आपको यहाँ पर जोड़ के पूछे जा सकते हैं। अगर आप में देखिए अगला सवाल आप देखिए तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि चंगेज खां के द्वारा अपनी सेना की ऊर्जा शक्ति को उत्पन्न करने के लिए किस जो बैर थी उसको किसको खिलाया गया था, तो ये वाला आप नाम ध्यान रखिएगा। नाम इसका क्या है? सी बकथॉर्न इसका नाम होता है। इसके बाद में देखिए यह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की मदद कर सकता है। स्थानीय चिकित्सा के रूप में भी इसका
उपयोग किया जाता है। यह पौधा भारत में हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन से ऊपर मिलता है। ठंडे प्रदेशों में आमतौर पर लद्दाख के सूखे क्षेत्रों में, स्पीति के ठंडे रेगिस्तानी प्रदेशों में इसका आप विस्तार देख सकते हैं। और इसके अलावा आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा इससे आच्छादित है। स्थानीय रूप से इसको हिमाचल प्रदेश में छरमा के नाम से जानते हैं। और इसका कहां-कहां पर उपयोग होता है, अगर इसकी बात करें तो सी बकथॉर्न का उपयोग कॉस्मिक विकिरण को बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है, शीत मरुस्थल नियंत्रण में सहायक है और इसके अलावा जैव विविधता संरक्षण में भी ये सहायक होता है। सी बकथॉर्न, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट दोस्त आप देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अगले पॉइंट में, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सौर ऊर्जा से संबंधित अगर आप देखेंगे, सौर ऊर्जा से संबंधित आप अगर कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो यहाँ पर मुख्य अवयव इसके क्या क्या होते हैं, तो इसमें आप जानते हैं पराबैंगनी विकिरण अधिकांश स्तर ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और इसके बाद अवरक्त विकिरण जो होता है पृथ्वी पर ऊष्मीय विकिरण के रूप में आगमन होता है। यहाँ पर ओजोन परत आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओजोन परत अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि यह किस परत में पाया जाता है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में, आयन मंडल में, तो इसमें आपको राइट आंसर लगाना है किसमें होता है, तो ये पाया जाता है आपका समताप मंडल में इसका विस्तार, इसकी लेयर ज्यादा मिलती है। अब यहाँ पर आप देखिए तो अगला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, ये पूरा फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। जो आपको सौर विकिरण आती है ये इसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ ये अवशोषित हो जाती है और कुछ ये परावर्तित कर दी जाती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। वायुमंडल का ये एज ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ से देखिए कुछ अवशोषित हो गई, कुछ जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी गई और यहाँ पर कुछ होती है परावर्तित होती ही है। हरित गैसों के द्वारा अवशोषित विकिरण भी होते हैं। हरित गैस और ईंधन जीवाश्म ईंधन होते हैं। वनों की कटाई है, ये सीएफसी से निकलते हैं, तेल और पेट्रोल इंजन से। तो किस तरीके से आप विभिन्न प्रकार की गैसेस को देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा सौर विकिरण देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए किसी भी परीक्षा के लिए आप इसको जान कह सकते हैं। हर एक एग्जाम में आपको ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर इसका अन्य नाम जो होता है इसको हम लोग हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में विद्यमान जितनी ग्रीन हाउस गैसें हैं, गैसों के द्वारा सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उनको अवशोषित करके वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत गर्म बनाने में सहायता की जाती है। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना जो सबसे पहले दिए थे उनका नाम था जोसेफ फोरियर, 1824 में दिए थे। प्रमुख गैसों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट है। विश्वव्यापी ताप वृद्धि का ये मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य गैसें भी हैं जो कि इसमें मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प भी है। जलवाष्प आप जानते हैं कि ये क्या है, जलवाष्प को भी आप जानते रहिएगा, यह एक ग्रीन हाउस गैस है। यह किस प्रकार की गैस है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखते हैं हम लोग अपने अगले पॉइंट पर प्रमुख दीर्घकालीन हरित गैसें जो हैं इनके सोर्स और इनका योगदान किस तरीके से है। योगदान नहीं कहा जाएगा बल्कि गलत ही इसका परिणाम होता है। अब इसमें देखेंगे जैसे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो ये प्राकृतिक में वायवीय श्वसन के द्वारा निकलता है। और अगर मानव जनित की बात करें तो इसका सोर्स होता है जीवाश्म ईंधन के दहन के बाद वनोन्मूलन है। ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल का वायवीय किण्वन किया जाता है और ये सिंक कहाँ पर होते हैं, वनों में और महासागरों में। वायुमंडलीय जीवन काल इनका होता है 5 से लेकर के 1000 वर्ष तक और इसके बाद भागीदारी इनकी करीब है कितनी, 66% है। यानी कि टोटल अगर आप बात करें हरित गृह गैसों में तो इसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, सबसे ज्यादा योगदान जो होता है वो आपका होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। मीथेन की बात कर लें
आर्द्रभूमि महासागरों में इनका सोर्स होता है। और अगर कृत्रिम रूप से बात करें तो यहां पर आपको देखना है कि पशु अपशिष्ट, धान के खेतों, जीवाश्म ईंधन के दहन, ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट जल, ये सारे होते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने मीथेन के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था, जैसे धान के खेत होते हैं जो पशु जुगाली करते हैं उनके द्वारा निकलता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में होती है। अब इसके बाद में देखिए तो अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है तकरीबन 8 से 12 साल के लिए, और ये 16% इनका योगदान होता है, ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट जो आपको दिया गया है, अगला पॉइंट है आपको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो परसेंटेज होता है वो आपको ध्यान रखना है कि 7% होता है। मोहम्मद राशिद जी, ओजोन लेयर जो है हमेशा ऑक्सीजन प्राप्त होती रहती है। देखिए इसमें पॉइंट आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो ओजोन लेयर होती है वो कुछ और नहीं बल्कि ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और जो हम लोग क्या करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, उसे हम ऑक्सीजन जो हम रेस्पिरेशन में लेते हैं यानी कि श्वसन में। अब यहाँ पर जो ओजोन लेयर का काम होता है, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उसको एक लेयर के रूप में क्या करता है, ये फिल्टर करने का काम करता है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओजोन लेयर का काम क्या है, तो जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उनको क्या करता है, ये बाहर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं करने देता है। किरण यादव जी हैं, आपको भी गुड आफ्टरनून। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं ओजोन की। तो ओजोन में अच्छा नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो ये महासागरीय जल, प्राकृतिक मिट्टी और सूक्ष्म जैविक प्रक्रिया में प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर कृत्रिम रूप से बात करेंगे तो उर्वर मिट्टी में, बायोमास में, जीवाश्म ईंधन के दहन से, और 109 से 114 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। इनकी जो साझेदारी है वो 7% है। ओजोन की बात कर लें तो वायुमंडल में एक जटिल प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। वायुमंडल में मुक्त कणों और जटिल रासायनिक क्रियाओं के साथ ये प्रतिक्रिया करते हैं। परसेंटेज वैल्यू इनकी बहुत कम है, कई घंटों से लेकर कई दिनों तक इनका टाइम होता है। इसके बाद सीएफसी की बात कर लें तो इसमें मनुष्यों के द्वारा सबसे ज्यादा होता है, प्रकृति इसमें कोई रोल प्ले नहीं करती है। औद्योगिक गतिविधियां जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, कीटनाशक हैं, कृत्रिम सॉल्वेंट्स हैं, फोम उत्पाद है, इन सभी से आपको क्या मिलता है, सीएफसी का उत्पादन आपको मिलता है। सीएफसी का उत्पादन आपको मिलता है। ओजोन परत में रासायनिक प्रतिक्रिया करती है। 45 से लेकर 260 वर्ष तक इनका काम होता है और तकरीबन 8% इनकी साझेदारी है। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। पर्यावरण से संबंधित कुछ समसामयिक घटनाक्रम भी हैं, तो यहां पर आप देख लीजिए। तो भारत सरकार ने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में तकरीबन प्राकृतिक गैस को 15% तक बढ़ाने का काम जो लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है। और इसके बाद में ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो है आपका झारखंड। इसके बाद में खेती में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला राज्य झारखंड है। जून 2022 में जैव विविधता नीति 2022 को जारी करने वाला सार्वजनिक उपक्रम जो है वो है आपका एनटीपीसी यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। अब इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको और हैं, तो जैसे कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाने वाला भारतीय शहर तेलंगाना का हैदराबाद है। फिर इसके बाद में भारत सरकार ने अब तक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने स्थापित किए हैं, तो 18 हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैंने आपसे पूछा भी था लेकिन आंसर आप लोग नहीं दे पाए। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है। और इसके बाद में वूलर झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि स्थित है आपका कहां पर, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखिए अब इसमें आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं और ये सारे जो पॉइंट होते हैं ये आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखिए एक पॉइंट आपको दिया गया है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी की अभी हम लोगों ने बात भी किया था। उसके अनुसार 1995 से लेकर 2010 की तुलना में 2100 में तापमान की जो वृद्धि होगी वो 1.5 से लेकर के
5.8 डिग्री सेल्सियस होगी। तो आप समझ सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से 1995 से 2010 के बीच में तापमान कम बढ़ा है, लेकिन जब हम लोग 2100 में पहुंचेंगे तो वहां पर तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक इतना ज्यादा तापमान आपका बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग भी इसमें सहयोग कर सकते हैं। सहयोग इसको बढ़ाने में नहीं बल्कि कम करने में करिए और 1 से 2 पेड़ आप लगाइए, इसमें आप थोड़ी सी कमी ला सकते हैं। इसके बाद में आईपीसीसी की जो 6वीं असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार हम लोग अगर बात करें साल 1995 से 2010 की तुलना में, तो 2100 तक समुद्री सतह में जो वृद्धि का अनुमान है वो है 0.28 से लेकर के 1.01 तक। इसका मतलब है समुद्र का सतह भी बढ़ेगा। वजह क्या है? तापमान जब बढ़ेगा तो जल जो बर्फ है वो पिघलेंगी और सतह जो समुद्री सतह है उसमें वृद्धि आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में देखिए तो यहां पर आपको दिए गए हैं भूमंडलीय तापमान के इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि जो वैश्विक तापमान है इसका इफेक्ट क्या होगा। इस पर आप जानते हैं सामान्य तरीके से सभी पॉइंट आपको पता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर दे रहे हैं ताकि आपको आइडिया एक अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहां पर आप देखिए जो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के तरीके में बदलाव आ जाएंगे जिसके कारण वायु प्रवाह के तरीके बदल जाएंगे और इसमें आप देखिए तो हरिकेन, टॉर्नेडो, तूफान, इन सब की तीव्रता बढ़ जाएगी। पृथ्वी के अधिक ठंडे क्षेत्रों के गर्म होने की संभावना होगी और अधिक ये बने रहेंगे। अच्छा, दूसरा चीज आपने इस बात को भी महसूस किया होगा कि आपके बचपन के समय में अगर आप 10-15 साल पुराने हैं तो आपने देखा होगा कि जितनी भी बारिश होती है, ठंडी होती है या किसी भी हम लोग मौसम की बात करते हैं तो वो अपने टाइम पर हुआ करते थे, लेकिन अब सब में क्या हो गया है, ये परिवर्तन हो गया है। कुछ परिवर्तन अभी आप इसको फील भी कर रहे होंगे। वजह क्या है कि जितनी भी हवाएं पवनें चलती हैं उन सभी में थोड़ा सा परिवर्तन, और इन पर जो पवनें हैं इन सभी का प्रवाह कैसे होता है तो तापमान में डिफरेंस की वजह से। चूंकि तापमान का जब डिफरेंस होगा तो इसी से एयर प्रेशर में ग्रेडियंट आएगा, यानी कि प्रवणता आएगी और उसी वजह से ये प्रवाह होता है। जब उष्मा इसी तरीके से वायुमंडल में एकत्रित होती रहेगी तब हवा पृथ्वी की सतह के चारों ओर वायु को उत्पादित करेगी। इसके साथ में अगला जो इफेक्ट है इसका आपका इसमें देखेंगे तो तापमान जो है वो अधिक होने की वजह से समुद्र से अधिक पानी वाष्प बन जाएगा। इससे क्या होगा, ज्यादा वर्षा होगी और वर्षा का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे वर्षा का तरीका बदलने के कारण अधिक भीषण बाढ़ का खतरा होगा। उस जो कटिबंधीय क्षेत्र में मृदा की नमी, आर्द्रता कम हो जाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर की उत्पादकता में भी कमी आएगी। बर्फ से ढके जितने ग्लेशियर होंगे वो पिघलने लगेंगे। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। पृथ्वी के निम्न क्षेत्रों में एग्जाम्पल के तौर पर खास करके अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया हैं। तो यहाँ पर अगर एरिया की बात करेंगे तो कौन कौन से क्षेत्र होंगे, तो यहाँ पर पृथ्वी के जो निम्न क्षेत्र हैं ये हैं बांग्लादेश, इजिप्ट हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड। इन सारे क्षेत्रों में क्या होगा, पानी की मात्रा आपको ज्यादा दिख जाएगी। फिर इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको जलवायु परिवर्तन क्या होता है अगर इसको समझना है तो क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है, किसी स्थान के मौसमी दशा में लंबे समय तक जो परिवर्तन जो लंबे समय तक जो कंडीशन बनी हुई है अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। और इसके लिए प्राकृतिक कारक भी जिम्मेदार हैं और मानवीय गतिविधियां भी जिम्मेदार होती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब भी क्लाइमेट चेंज होगा तो उसमें परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा, परिणाम आपको देखने को ये मिलेगा कि उस स्थान के तापमान में परिवर्तन होगा, वर्षा, वायु और जितने भी संकेतक हैं उसमें आपको पहचान मिल जाएगी। नेट जीरो की बात कर लें तो ऐसी स्थिति जिसमें वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होंगी उन सभी की उतनी ही मात्रा वायुमंडल से निकालकर संतुलन स्थापित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेट जीरो क्या होता है, अगर ऐसा है तो जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होंगी उतना ही ज्यादा वहां पर उनको वायुमंडल से निकाल करके अगर संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया देखें तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेट जीरो उसी को कहा जाता है। ये पॉइंट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब यहां पर देखेंगे तो ग्रीन वॉशिंग की बात करें तो जो ग्रीन वॉशिंग शब्दावली है इसको 1986 में किया गया था। जे वेस्टरवेल्ड ने इसको प्रस्तुत किया। और इसका मतलब क्या होता है ग्रीन वॉशिंग का, तो किसी कंपनी या संगठन के द्वारा
पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना, लेकिन वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, यानी कि दिखाना है केवल, उसमें वास्तविक रूप में कोई कार्य नहीं करना है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन वॉशिंग कहते हैं। अब ग्रीन वॉशिंग के रूप में जो प्रचलन है, ये प्रचलित रूप कौन कौन से होते हैं, जैसे फीविंग है, झूठ बोलना, ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जो कि केवल झूठे होते हैं, सच्चाई उसमें कुछ नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं देना होता है, दुष्प्रभावों को छुपाने का काम होता है, अप्रासंगिक होता है, यानी कि जो सामग्रियां, पद्धतियां इन सब का इस्तेमाल करते हैं ये कोई भी जो प्रासंगिक नहीं होती हैं, कम बुराई वाला होना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उत्पादों पर भी पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का लेबल लगा देना, यह भी क्या होता है, ग्रीन वॉशिंग। और इसके बाद अस्पष्टता है, यानी कि संचालन और सामग्रियों के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारी देने से बचना। ये सारे उद्देश्य आपको जो प्रचलित रूप हैं वो किसके बताए गए हैं, ग्रीन वॉशिंग से संबंधित हैं। अब यहाँ पर कुछ हम लोग जलवायु सम्मेलन की अगर बात करें तो यहाँ पर है UNFCC, और इसमें आप देखेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है, पूरा नाम इसका क्या बतलाया गया है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय है, अंतरराष्ट्रीय संधि है, 1992 में ये आई, और गठन इसका हुआ रियो डी जेनेरियो में आयोजित पर्यावरण और विकास सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ में। सचिवालय इसका कहां पर है, तो बॉन शहर जर्मनी का है, राष्ट्र अभिसमय है, और इसकी जो प्रभावी तिथि है वो है 21 मार्च 1994। 50 से अधिक देशों के द्वारा इसको समर्थन भी मिल चुका है। वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें तो विश्व के तकरीबन 198 सदस्यों, जिसमें से 197 देश और एक EU इसमें शामिल है, भारत सहित इसमें शामिल होंगे। अब इसके बाद में हम लोग अंतिम पॉइंट पर बात कर लें कि इसका कार्य क्या होता है, तो अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन के लिए आधारभूत कानूनी संरचना और सिद्धांतों का निर्धारण करना इसका मुख्य काम होता है। तो हम लोगों ने आज की अपनी इस क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पर्यावरण से संबंधित थे, इसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। कल हम लोग थोड़ा सा UNFCC बैठक 2015 पेरिस समझौते कौन कौन से हुए हैं, कौन कौन से इसमें अलग अलग निधियां आयोजित की गई हैं, इन सभी की चर्चा हम लोग अपने कल के पॉइंट में कर लेंगे। सनातनी हिंदू, आपको भी गुड आफ्टरनून, लेकिन आप बहुत लेट में आए हैं, या यूं कह लें कि आप अगली वाली क्लास के लिए बहुत जल्दी आ गए हैं। जो भी हो, फायदा आपका ही होगा, आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। चाहे आज वाले को रिवाइज कर लीजिए, अगली क्लास भी आपके लिए लगी हुई है। हर एक क्लास को बेहतर तरीके से पढ़िए, उसको तैयार करिए। समसामयिक घटना चक्र और पूरी टीम का हमेशा यही उद्देश्य होता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करना। तो कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।